आज का पहला अपडेट DCX सिस्टम्स और इजराइल की IAI को लेकर है। दोनों कंपनियों ने तमिलनाडु में एडवांस्ड रडार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये प्लांट खास तौर पर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए आधुनिक रडार सिस्टम तैयार करेगा। DCX सिस्टम्स पहले से डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल हार्नेसिंग सेक्टर में काम करती है, जबकि IAI इजराइल की बड़ी डिफेंस कंपनी है जो एयर डिफेंस और रडार टेक्नोलॉजी में मजबूत मानी जाती है। इस फैसिलिटी में हाई एंड रडार कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल और सर्विलांस सिस्टम का उत्पादन किया जाएगा। भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और विदेशी निर्भरता कम करने पर फोकस रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट के मौके भी मिल सकते हैं। तमिलनाडु पहले से डिफेंस कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा है और इस नए प्लांट से वहां रोजगार और सप्लाई चेन को भी फायदा मिलने की संभावना है। अगला अपडेट चीन के J-35 एक्सपोर्ट फाइटर जेट को लेकर है। हाल ही में इस स्टेल्थ फाइटर का एक्सपोर्ट वर्जन फिर से देखा गया है, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि चीन अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को दूसरे देशों को बेचने की तैयारी कर रहा है। AVIC द्वारा विकसित J-35 को चीन का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर माना जाता है। यह विमान एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड अटैक और कैरियर ऑपरेशन जैसे कई मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सपोर्ट मॉडल में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि इसे विदेशी ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से पेश किया जा सके। माना जा रहा है कि चीन उन देशों को टारगेट कर सकता है जो अमेरिकी F-35 नहीं खरीद सकते या जिन पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं। पाकिस्तान का नाम भी संभावित ग्राहकों में बार बार सामने आ रहा है। चीन लगातार अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और J-35 को उसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अगर ये विमान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफल होता तो एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों की एयर पावर बैलेंस पर असर पड़ सकता है। चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए खुद को अमेरिका और रूस के मुकाबले बड़े डिफेंस सप्लायर के रूप में स्थापित करना चाहता है। अगला अपडेट भारतीय सेना की बड़े पैमाने पर ड्रोन खरीद योजना को लेकर है। भारतीय सेना अब हाई वॉल्यूम ड्रोन वॉरफेयर की तरफ तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से बड़ी संख्या में FPV ड्रोन की जरूरत सामने आई है। हाल के संघर्षों और यूक्रेन युद्ध से मिले अनुभवों के बाद भारत भी सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। IG डिफेंस जैसी भारतीय कंपनियां अब FPV ड्रोन प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा रही हैं ताकि सेना की मांग पूरी की जा सके। FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कम लागत में निगरानी, टारगेट अटैक और रियल टाइम ऑपरेशन में उपयोगी माने जा रहे हैं। भारतीय सेना सीमावर्ती इलाकों में इन ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है। खास बात यह है कि अब केवल हाई एंड बड़े ड्रोन पर निर्भर रहने के बजाय हजारों छोटे ड्रोन की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। इससे युद्ध के दौरान तेजी से हमला, निगरानी और दुश्मन की पोजीशन ट्रैक करना आसान हो सकता है। भारतीय निजी कंपनियों को इस सेक्टर में तेजी से मौके मिल रहे हैं और सरकार भी लोकल ड्रोन इकोसिस्टम मजबूत करने पर फोकस कर रही है। अगला अपडेट स्वदेशी मैरीटाइम स्पॉटर ड्रोन को लेकर है। सागर डिफेंस ने अपने नए ड्रोन का सफल परीक्षण INS विक्रांत के डेक से किया है। ये ड्रोन खास तौर पर नेवी ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है और समुद्र में जहाज़ों की निगरानी, दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखने और रियल टाइम जानकारी देने के काम आएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, यानी रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती। INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर सीमित जगह में ऑपरेट करने के लिए यही तकनीक जरूरी होती है। ड्रोन को पूरी तरह भारतीय कंपनियों और भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। ये लंबे समय तक हवा में रह सकता है और ख़राब मौसम में भी काम करने की क्षमता रखता है। नेवी अब ऐसे सिस्टम्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है ताकि समुद्री सीमाओं की निगरानी मजबूत हो सके। चीन की बढ़ती एक्टिविटी और हिंद महासागर में लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए ऐसे ड्रोन काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। इससे भारतीय नेवी को जहाज़ों और एयरक्राफ्ट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म को हथियारों और एडवांस सेंसर से भी लैस किया जा सकता है ताकि इसे मल्टी रोल मिशनों में इस्तेमाल किया जा सके। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल डील पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। वियतनाम लंबे समय से अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, खासकर साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दबाव की वजह से। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल मिसाइलों में गिना जाता है और इसकी स्ट्राइक क्षमता काफी खतरनाक मानी जाती है। अगर ये डील फाइनल होती है तो फिलीपींस के बाद वियतनाम दूसरा ऐसा देश बनेगा जिसे भारत ब्रह्मोस देगा। इससे भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी बड़ा फायदा मिलेगा। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि हथियार बेचने वाले देशों की सूची में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वियतनाम के लिए
ये मिसाइल चीन के खिलाफ एक मजबूत डिफेंस साबित हो सकती है। वहीं भारत के लिए ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने का मौका माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच नौसेना सहयोग और सैन्य ट्रेनिंग पर भी चर्चा हुई है। अगला अपडेट भारत जर्मनी हाइब्रिड सबमरीन डील को लेकर है। भारत और जर्मनी के बीच नई पीढ़ी की हाइब्रिड सबमरीन डील अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को एडवांस स्टेल्थ सबमरीन मिलेंगी, जिनकी डिलीवरी 2033 से शुरू होने की संभावना है। ये डील प्रोजेक्ट 75I के तहत आगे बढ़ रही है, जिसमें भारतीय नेवी के लिए नई सबमरीन बनाई जाएंगी। जर्मनी की TKMS कंपनी और भारतीय कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में साथ काम कर रही हैं। इन सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे ये लंबे समय तक बिना सतह पर आए पानी के अंदर रह सकेंगी। इससे दुश्मन के रडार और सोनार से बचना आसान होगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों की मौजूदगी बढ़ा रहा है, इसलिए भारतीय नेवी तेजी से अपने अंडर वाटर बेड़े को मजबूत करना चाहती है। इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, ताकि भारत भविष्य में खुद ऐसी सबमरीन बनाने की क्षमता विकसित कर सके। नई सबमरीनें पुराने होते जा रहे भारतीय बेड़े की जगह लेंगी और हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक ताकत को काफी बढ़ाएंगी। ये डील भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस रणनीति और विदेशी साझेदारी दोनों के लिए अहम मानी जा रही है। अगला अपडेट सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम को लेकर है। DRDO, LRDE और HAL ने सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत नए रेडोम को सफलतापूर्वक वैलिडेट कर लिया है। ये रेडोम खास तौर पर विरूपाक्ष AESA रडार के लिए तैयार किया गया है, जिसे Su-30 MKI फाइटर जेट में लगाया जाएगा। रेडोम किसी भी फाइटर जेट का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसी के अंदर रडार लगा होता है और इसकी क्वालिटी सीधे रडार की परफॉर्मेंस पर असर डालती है। विरूपाक्ष AESA रडार को भारतीय एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि ये मौजूदा रडार की तुलना में ज़्यादा दूरी तक दुश्मन को ट्रैक कर सकेगा। इससे सुखोई जेट की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और हथियारों में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे। भारतीय एयरफोर्स अपने सबसे बड़े फाइटर बेड़े को आधुनिक बनाने पर फोकस कर रही है, ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर बढ़त बनाई जा सके। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर सिस्टम स्वदेशी होंगे। इससे विदेशी निर्भरता कम होगी और भारत की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी। अगला अपडेट तुर्की की यिल्दिरी महान ICBM परियोजना को लेकर है। तुर्की ने करीब 6000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल पेश की है, जिसके बाद ग्रीक मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम में किसी स्तर पर मदद की हो सकती है। इस मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में रखने की चर्चा हो रही है। तुर्की लंबे समय से अपनी मिसाइल क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है और अब वो लंबी दूरी के स्ट्रेटेजिक हथियारों पर भी काम कर रहा है। ग्रीक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान के मिसाइल अनुभव और टेक्निकल सहयोग ने तुर्की को फायदा पहुंचाया हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है और उसने ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में बड़ा निवेश किया है। यिल्दिरी महान मिसाइल को लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इतनी लंबी दूरी की क्षमता यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कई हिस्सों तक पहुंच बना सकती है। नाटो सदस्य होने के बावजूद तुर्की कई मामलों में स्वतंत्र डिफेंस नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। इस नई मिसाइल परियोजना को उसी रणनीतिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है।